हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश के लिए फरवरी के करंट अफेयर्स की। ये जो करंट अफेयर्स है, ये जो दृष्टि है, ये स्टेट पीसीएस का जो मंथली वाइज करंट अफेयर डालते हैं वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ज़्यादा नहीं है, 16-17 पेज हैं, बस 16 पेज हैं। एक बार यहाँ से पढ़ लेना, फिर आप दृष्टि की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगी। सिर्फ 16 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट मिलता नहीं है यूपीसीएस वालों के लिए। चलिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे पीसीएस के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये पहले जो लगा हुआ है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ज़रा मैं ये एक बार क्लियर कर लूँ, ठीक है, ताकि हम फिर से स्टार्ट कर सकें स्टार्टिंग से। ये हमारी पीडीएफ क्लियर है। तो ये फरवरी है, 2024 फरवरी के करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो गेट्स फोर्थ कंजिक्यूटिव एक्टिंग डीजीपी हैं, जो प्रशांत कुमार है, वो 4 टाइम्स इन अ रो, मतलब लगातार जो है प्रशांत कुमार जो है ये हमारे फिर से डीजीपी बन गए हैं। ये हमारे 1990 के इंडियन पुलिस सर्विस बैच के ऑफिसर हैं। ठीक है, तो आपसे जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है वो सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से एक डीजीपी हैं जो 4 कंजिक्यूटिव एक्टिंग डीजीपी रहे हैं। तो प्रशांत कुमार है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जब तक इनका सुपरनेशन नहीं होता तो ये एज अ डीजीपी रहेंगे मई 2025 तक। ठीक है, सुपरनेशन क्या होता है कि एक एज लिमिट होती है आपकी 65 या 60 ईयर्स की। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो गवर्नमेंट उन्हें खुद अपनी सर्विसेज से निकाल देती है कि आपकी जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट के लिए पूरी हो गई और आप जा सकते हो। तो उसे सुपरनेशन बोलते हैं। वो आप खुद रिटायरमेंट ना लेके जो आपकी जो कंडीशंस है जॉब की वो फुलफिल हो जाती हैं और फिर आप उसके बाद बाहर जाते हो और गवर्नमेंट आपको आपकी सर्विसेज से फ्री कर देती है। ठीक है, जो ये हैं, जो ये बोला जाता है कि जो प्रशांत कुमार जी हैं वो ही हैं मेन रीज़न है जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम्स एंड माफिया, जितने भी आपके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर्स चल रहे हैं, जो भी है, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो अपने हाथ में लिया हुआ है वो प्रशांत कुमार जी ही हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, ये अब से पहले जो मेरठ जोन है वहाँ के भी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के रह चुके हैं इससे पहले। ठीक है, ये होगा हमारा पहला करंट अफेयर कि फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव में कौन है, तो वो है हमारे प्रशांत कुमार। दूसरा जो करंट अफेयर है वो है हमारा येदीज मीडिया डेविड पार्क गामा रेडिएशन फैसिलिटी। देखिए, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि जो येदीज है इसका, एक सेकेंड में जरा कलर चेंज कर दूँ, जो ये येदियाज है, जो ये येदियाज है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको, ये आपकी यमुना एक्सप्रेसवे गेटिंग अथॉरिटी, ये मैंने अलग से हाईलाइट करा क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछेगा। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ में, और ये हमारा बनकर है, ये हमारा जो है डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग मेडिकल डिवाइस पार्क इन ग्रेटर नोएडा। जो ग्रेटर नोएडा है वहीं पर ही बन रहा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बनने के 2 रीजन्स है। एक तो ये आपके दिल्ली के बहुत पास है क्योंकि आपकी कैपिटल के पास हो गया, दूसरा यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट अप होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो येदीस पार्क है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है और उस अथॉरिटी के अंदर ही एक गामा रेडिएशन फैसिलिटी बनाई जा रही है जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए होगी, जो मेनली कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फुल फॉर्म बन सकते हैं आपकी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है ये दिया की YEIDA की, और दूसरा पूछ सकता है ये कहाँ पे स्टेबलाइज है, तो वो आपकी ग्रेटर नोएडा में है। और तीसरा पूछ सकता है कि ये मेडिकल जो पार्क है, जो बूस्ट गामा रेडिएशन फैसिलिटी है, ये कहाँ पर लगी हुई है, तो ये यदि इसके मेडिकल डेविस पार्क में है, और ये कहाँ है हमारी, ये हमारी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। वैसे तो प्रीलिम्स से पूछता नहीं है, बट भाई क्या पता स्टेटमेंट्स में पूछ ले कुछ, तो वो कह नहीं सकते, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एडवांस मेडिकल डिवाइसेज होंगी, कैंसर केयर की रेडियोलॉजी होगी, इमेजिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, एनेस्थेटिक्स होगी, कार्डियो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स एज वेल एज डिवाइसेज एसोसिएटेड विद पीस मेकर्स एंड कोहल मेकर इम्प्लांट। ठीक है, तो सारी चीज़ मिल जाएंगी, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो मैंने बोला था ना जेवर एयरपोर्ट, तो ये आ गया आपका जे एयरपोर्ट, लगभग 350 एकड़ का एक्सपेंशन है जे एयरपोर्ट्स के बाद। एंड पार्क इज ऑल्सो बिकम
बैकबोन ऑफ इनोवेशन, मतलब यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है, बहुत सब्सिडीज दे रही है। इस मेडिकल पार्ट्स में आपके लेबोरेटरीज भी होंगे, सेंटर फैसिलिटीज़ भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यही नहीं, इसका जो एम है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस, इसकी जो कॉस्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस कर सके, क्योंकि जो मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कैंसर्स की दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत ही हाई रेट्स पे बेची जाती हैं। कभी आपने शो देखा होगा, सत्यमेव जयते शो आता था आपका, इमरान उसे वो करते थे, इमरान खान होस्ट करते, तो उसमें आपने देखा हो कितनी महंगी महंगी दवाई है जिनकी रियल में कुल 10,000 रुपये में जो दवाई मिलनी चाहिए, उनके 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए लिए जाते थे कैंसर पेशेंट्स को क्योर करने के लिए। तो उसके लिए कि जो एम्स है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सके, ऑप्टिमाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन हो, फोस्टर रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग नेशनल वाइड। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को कैटलाइज करने की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, वन टाइम ग्रांट इन एड फॉर स्टेबलाइजिंग फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ठीक है, एक टाइम वो आपको ग्रांट देंगे कि आप जाओ और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वहाँ आप लगा सको। ठीक है, इसका जो फोकस है, इसका फोकस होगा, फोकस इज ऑन इक्विपिंग द पार्क विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसमें आपका डेडिकेटेड आपका कैंसर केयर हो गया, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस्थी, कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स, पीस मेकर्स एंड कोलोर इम्प्लांट्स। तो यही है। ठीक है, अभी आप जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं इसके लास्ट में जब ये पूरे कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको एक समरी दूंगा, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मुश्किल से एक पेज में आ जाएंगे, वो आप राइट डाउन कर लेना, उस पेज पे लिख लेना और आप बस उसे ही रिवाइज करके चले जाए। मतलब अगर हम 12 महीने करंट अफेयर्स करेंगे तो आपके पास सिर्फ 12 पेज बचेंगे और उन 12 पेज को आप रिवाइज करके चले जाना। जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, देखो बाकी करंट अफेयर का बहुत बड़ा पता नहीं कहाँ से पूछ ले, बट जो हमारे यूपी करंट अफेयर्स है वो तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। देख, अब इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये क्या है, तो ये यूपी का डेवलपमेंट एक्ट है 1976 का, जिसमें कि ये स्टेबलाइज हुई थी। और इसके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो ईएडी के अंदर आते हैं, वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्ट, दी लॉजिस्टिक पार्ट एंड दी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जेवर एयरपोर्ट के पास है, और इसमें जो है मेनली आपकी 4 चीज़ें हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, लॉजिस्टिक एंड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। रैपिड ट्रांजिट होता है मतलब जैसे कि ट्रेन होगी, मेट्रो होगी, मतलब रैपिड ट्रांसपोर्टेशन आपका हो सके। ठीक है, ये बहुत सारी स्कीम्स भी अलॉटमेंट करे हुए हैं, जिसमें कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मिक्स्ड लैंड यूज ऑफ पर्पस। या देखो, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर जब जो वर्कर्स वर्क करेंगे तो उनके लिए प्लॉट्स वगैरह कहाँ से आएंगे, तो वो है। कॉमर्शियल इसलिए क्योंकि वो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है बहुत बड़ा। इंडस्ट्रियल इसलिए वहाँ पे हमको इंडस्ट्रीज चाहिए, जेवर एयरपोर्ट्स आएगा, ये आएगा, तो वहाँ से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगी। और सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल के इतने पास आके जो इतनी अच्छी जगह है वहाँ से हम बूस्ट ले सकते हैं। गुड़गांव हमारा वहाँ से पास है, जो एक पूरा साइबर हब है वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है। और फिल्म सिटी का तो बहुत बड़ा सपना था हमारे योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन अलर्ट टू चेक फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग अपकमिंग समर्स। देखिए, फरवरी के करंट अफेयर्स है, तो मतलब जो समर्स निकलने वाली हैं, जो ये समर्स अभी गई हैं, इन समर्स में जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो बहुत ही रेगुलरली होती हैं। तो इसलिए इस बार जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही इसके लिए फॉरेस्ट फायर्स के लिए अलर्ट जारी कर दिया, वो पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चल रही है। ठीक है, तो न्यूज़ में क्या है, फॉरेस्ट फायर्स है अपकमिंग समर सीजन के लिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है, इम्प्लीमेंट करा है एक सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स करी हैं किसके लिए, जो अपकमिंग फॉरेस्ट फायर्स है वो ना हो। तो गवर्नमेंट जो है वो पहले से हाई अलर्ट पे है, और उन्होंने एक फॉरेस्ट फायर सेफ्टी वीक जो है वो स्टार्ट करा है, जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक पूरे स्टेट में जाएगा। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस करेगा, अवेयरनेस ऑन फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कहीं फायर लग जाती है तो आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, इवन आप उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, और कैसे जाके आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। इवन क्योंकि जो हमारी फोर्सेज हैं वो सारा नहीं कर सकती, हमें लोकल पर्सन्स की नीड्स होती है, तो उनके लिए भी एक कैंप लगाया गया है कि उन्हें कैसे हेल्प करनी है और वो कैसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो की पॉइंट्स है वो कुछ देख लेते हैं। ब्लोस्टर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एफर्ट्स आर डेडिकेटेड फायर कंट्रोल, एक डेडिकेटेड फायर कंट्रोल जो है वो बनाया गया ऑफिस में, एंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर
ऑफ फॉरेस्ट एंड द डिपार्टमेंट हेड इन लखनऊ। तो इसका डिपार्टमेंट हेड है वो लखनऊ में होगा, ठीक है। जो चीफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट और इसका जो पूरा डिपार्टमेंट को जो हेड करेगा उसका जो है ऑफिस होगा वो आपका लखनऊ में होगा, बस ये याद रखना है इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें जो इन्होंने की पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ कि चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर पब्लिक ऑफिस हैज़ बीन डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर होगा स्टेट के लिए हेडक्वार्टर सेल्स में, जो भी वो लखनऊ में बने थे हमारे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे वीकली रिपोर्टिंग करेंगे फायर इंसिडेंट्स के, कहाँ से कॉल रिसीव हुई, कहाँ पे फायर इंसिडेंट्स हुए, सबऑर्डिनेटरी ऑफिस जो होंगे गवर्नमेंट के उनसे ये अपना बात करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। फिर उसी लेवल पे इनकी आगे की प्लानिंग होगी, ठीक है। एट द डिविजनल लेवल, यही नहीं साथ में साथ डिविजनल लेवल भी होगा। द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेट स्टेबलाइजमेंट ऑफ कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, एंश्योर करेंगे कि 24/7 राउंड द क्लॉक ऑपरेशंस चल सके, ठीक है। 24/7 जिसमें कि 3 शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है, तो उसमें 8 आवर्स में होगा, ठीक है। ये जो कंट्रोल रूम्स होंगे ये रजिस्टर्स होंगे, वेरियस इंफॉर्मेशन रेंजेस एंश्योरिंग स्विफ्ट एक्शन, मतलब रेंजेस के पता होंगे, इनके इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ अगर इस जगह पे आग लगी है तो ये किसकी रेंज में आता है, उसके पास सबसे पास में कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो वहाँ पे फॉरेस्ट की जाके उसे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। इन्हें जोन्स में डिवाइड करा गया है। द फॉरेस्ट कंजर्वेटर जोन्स विल ऑल्सो कम्युनिकेट pertinent इंफॉर्मेशन टू द चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स जो होंगे वो हर जोन से आपके एक ऑफिसर्स बना दे जाएंगे, जो कि जो मेन चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो है बना हुआ है जो हमारे लखनऊ में, वहाँ तक एक सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। उसके साथ साथ इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। हेल्पलाइन हैव बीन स्टेबलाइज फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। लोकल हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, ठीक है, फॉर ऑफिसर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एंड अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी, ऑल द डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जहाँ पर भी फॉरेस्ट है, जहाँ पर भी न्यूज़ आती है तो स्पेशली उनके लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एफर्ट भी कर रही है। हैविंग यार्ड रिजल्ट, मतलब उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो उनकी की मॉनिटरिंग करी भाई। गवर्नमेंट पहले से ही स्टेबलाइज कर रही है फरवरी में ही समर्स के लिए, तो उन्हें एक मॉनिटरिंग भी एफर्ट्स जो हैं वो उन्हें चेक करने पड़ेंगे कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, पिछली बार से इस बार कितनी कम आग्स लगी हैं, और अगर फायर्स कहीं पर हुई हैं तो हमने उन्हें कितने अच्छे से कंट्रोल करा है, ठीक है, ओवर दी लास्ट 3 ईयर्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है भाई, ये देखो ये गद्दार आदमी है जो बाहर निकले हैं, ठीक है। पाकिस्तान मोल इन इंडिया एम्बेसी इन रसिया। इसमें क्या हुआ था कि रसिया के मॉस्को में जो हमारी इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे हमारा एक इंडिया का ही वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहा था और वो हनी ट्रैप में फंसाया। किसी प्रिया नाम की लड़की ने उससे बताया कि मैं यहाँ पर रिसर्च के लिए आई हूँ, पीएचडी करी हुई है और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर उसे हनी ट्रैप में फंसा कर उससे पैसों का लालच करके इससे हमारी मिलिट्री की जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकाली जाती थी कि हमारी जो मिलिट्री है उसकी क्या क्या डील्स हो रही हैं रसिया के साथ, कैसे रिलेशंस हो रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हम परचेज़ कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास हैं, क्या क्या हम मटेरियल्स ले रहे हैं, तो उसकी जो थी इन्होंने कराया। और सैड बात ये है कि ये जो है ना हमारा उत्तर प्रदेश से ही निकला, ये है सत्येंद्र सिवाल जो कि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट था न्यू दिल्ली डिप्लोमेटिक मिशन इन मॉस्को। ये क्या है, SSC-CGL हो गया या SSC-CHSL होगा, इसके थ्रू ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्हें जॉब मिल जाती है और फिर इन्होंने ये काम कराया, ठीक है। तो इनका कोई था डिप्लोमेटिक मिशन था जो मॉस्को पे गए थे और इन्हें वहाँ पे हनी ट्रैप में फंसाया गया, ठीक है। तो उसी के बराबर में न्यूज़ है कि ये पाकिस्तान मिलिट्री स्पाइस एजेंसी ने प्लांटेड करा हुआ था एम्बेसी, मतलब इन्होंने प्लांटेड कर दिया, ये बोला गया, बट भेजा तो हमने ही था, वहाँ पे जाके ये हनी ट्रैप हुआ जो भी है। जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी कंट्री रिलेशन विद इंडिया इंक्लूडिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। यार पाकिस्तान को क्या डिफेंस का ही तो पता करना है, वहाँ से क्या क्या हथियार हैं क्या नहीं है, इनका यही जिंदगी गई और ये हर बार ऐसे ही हारते रहे, ठीक है। और ये जो रेजिडेंस था, ये जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। सब हापुड़ के बारे में बता दूं, हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये गाजियाबाद से डिवाइड होके हापुड़ अलग बना था, सेपरेट हुआ था 2012 में, ठीक है। और जो हापुड़ है ये हमारी जो MP की जो सीट है वो मेरठ के साथ शेयर करता है और ये मेरठ जोन में आता है, ठीक है, सबसे छोटा है। और हापुड़ इसके बारे में बताया हुआ है कि हापुड़ था स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि एम्बेसी में था मॉस्को में, सिक्योरिटी असिस्टेंट था 2021 से।
2 साल ही हुए थे और ये पकड़ लिया। ये जो एक्सपोज हुआ है, एक पाकिस्तानी इंटर सर्विसी ISI के लिए काम कर रहा था, जो कि लगभग 14 साल बाद ऐसा कोई केस आया है कि पाकिस्तान की ISI ने कोई ऐसा मोल प्लांट करा हुआ है हमारे इंडिया में। एक ऐसा जासूस था जो हमारे अंदर बिल्कुल मेन उसमें था, मतलब मेन कोर टीम में था, एक्सटर्नल अफेयर्स में है भाई, वहाँ गया है मॉस्को में किसी ऑपरेशन पे, वहाँ जाकर वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर रहा है। ऐसा इंसिडेंट सबसे 14 साल पहले आया था, जिसमें एक माधुरी गुप्ता नाम की लड़की थी जो कि ग्रेड बी ऑफिसर थी, मतलब ग्रेड बी मतलब IFS ऑफिसर थी, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ने क्लियर करा था, और ये इस्लामाबाद के हाई कमीशन में थी, ठीक है, जो कि जो कंट्रीज थी वो इस्लामाबाद में थी, तो वहाँ पे ISI ने कॉन्ट्रैक्ट करा और इसे जैसे भी तैसे भी करके था, इन्होंने पैसे के लालच में जैसे भी साथ दिया। फिर जैसे ही इंडिया के जो हमारे रॉ के ऑफिसर्स हैं उन्हें कुछ शक हुआ इसके ऊपर, ठीक है, ये जो माधुरी गुप्ता जी पोस्टेड थी इसके ऊपर कुछ शक हुआ, तो उन्होंने जैसे ही अपने ऑपरेशंस चलाए, इनके ऊपर नज़र रखी, तो वहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ माधुरी गुप्ता जो है वो ISI से मिली हुई है। फिर इन्हें कुछ दिन बाद वापस दिल्ली डिप्लोमेटिक मिशन पे जो इन्होंने भेजा हुआ था, इसे वापस बुलाया और इसे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। देखो, इंडिया इंटेलिजेंस पुट्स अंडर स्कैनर रखा हुआ था। जब कंफर्म हुआ कि वो वर्क कर रही हैं सही ISI के साथ, शी वॉज समन टू न्यू दिल्ली फॉर सम ऑफिशियल वर्क एंड देन शी वॉज लेटर, वो अरेस्ट करके उन्हें जेल भेजा, जिसमें कि उनकी 2021 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वो द न्यू दिल्ली टाइड्स विद मॉस्को हैव अंडर सेवरल स्कैनर यूनाइटेड स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ आफ्टर इंडिया रिफ्यूज टू लैंड द वॉइस फॉर ग्लैमर अगेंस्ट रशिया स्पेशल। देखो इसमें क्या बताया कि रशिया के जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है यूक्रेन में, तो इंडिया ने उसको बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं गए, ना इंडिया ने खुल के कुछ बोला है रशिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से जो ये थे इंडिया के जो टाइज हैं मॉस्को के साथ, तो पाकिस्तान ही नहीं एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स के भी रडार पर, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर USA ने ही वो इम्प्लांट कराया हो और उसे इंफॉर्मेशन निकलवाई, ठीक है। सत्येंद्र सिवाल जो है हुआ है, ठीक है, बस यही थी, इसमें और कुछ नहीं है। पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। अमेरिकन यूरोपियन सेक्शन कंटिन्यू टू क्रूड ऑयल पे उन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं मिलिट्री हार्डवेयर पे फ्रॉम सोवियत यूनियन एंड नेशन, बट इंडिया इन सैंक्शंस को मानता नहीं है। इंडिया के लिए जो अच्छा है इंडिया वो करता है, ठीक है। लास्ट पब्लिक एक्सपोजर मोल इन डिप्लोमेटिक मिशन न्यू दिल्ली हैड टेकन आफ्टर 10 लश्कर टैयबा हु कैरिड आउट 26/11 अटैक इन मुंबई नवंबर किलिंग 160। जो लास्ट पब्लिक एक्सपोजर डिप्लोमेटिक मिशन इन न्यू दिल्ली पे जो था वो 10 लश्कर के जो उन्होंने कैरिड करा 26/11 में मुंबई हमला करा था, तो 166 उसमें इंजर्ड हुए थे, किलिंग 166% जो उसमें किल हुए थे और इंजर्ड हुए, तो वहाँ पे भी ISI के हैंडलर्स का काम था जो कि बाद में पकड़े गए थे, बट वो कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स नहीं थे, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल निकला। और इससे पहले 14 ईयर्स पहले थे एक और जो थी वो रेजिडेंस निकली थी, लोग गवर्नमेंट की ही जो थे वो इंटेलिजेंस निकले थे, जिनका नाम था माधुरी गुप्ता, ठीक है। चलो ये हुई बात। अब यूपी बजट की जो कुछ हाईलाइट्स हैं और की अनाउंसमेंट है वो पढ़ लेते हैं। 5 फरवरी को यूपी का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त हमारे? सुरेश कुमार खन्ना। तो यहाँ से पहली इन्फॉर्मेशन क्या हुई, सुरेश कुमार खन्ना ने हमारा जो यूपी का बजट था वो प्रेजेंट कराया था 24-25 के लिए, ठीक है। हाँ सॉरी। तो इस बार तो टोटल जो है जो हमारा एस्टिमेट है वो है 7,36,437 करोड़, मतलब 7 लाख करोड़, 7,36,000 करोड़ के करीब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हुआ है, कि इसमें से कि 5,32,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो रिवेन्यू अकाउंट है, और जो रुपीज़ और जो 2,03,782 है वो हमारा कैपिटल अकाउंट की रेसिप्ट में। यार वो ना कभी कभी पूछ लेता है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 7 लाख करोड़ है, 7,36,000 करोड़, जिसमें से कि 5,32,000 जो है वो हमारा रिवेन्यू अकाउंट में है, और जो 2,03,000 है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो ये एक बार आपको इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना। वैसे ही अभी जब लास्ट में वीडियो का एंड होगा तो 5 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कर रहा हूँ जो मेन आपके UPPCS के लिए होगा, ठीक है। After deducting the total expenditure from the recipient of the consolidated fund, a deficit of 15,000 करोड़ is estimate in reserve, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो अभी जो हमारा बजट है वो 15,104
15,103 करोड़ रुपए का डेफिसिट में है, मतलब अभी हम घाटे में हैं इतने, मतलब नेगेटिव में हमारा बजट आया कितना 15,000, ये भी पूछ लेता है तो ये भी आप ध्यान से देखिए कि 15,000 फिर भी कम है। ठीक है, जो अब इसमें क्या है, इन्होंने 3 स्कीम्स बनाई हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होगी। पहली है स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिससे कि 200 करोड़ रुपए एलोकेट हुए। ठीक है, उसके बाद 200 करोड़ रुपए एलोकेट हुए फॉर दी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्री स्कीम। ठीक है, दी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीकल्चर स्कीम को असिस्ट करने के लिए 200 करोड़ और हुए हैं। इसमें एक और 60 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है, ये हुई है आपकी इंस्टॉलेशन फॉर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गोज इन दी ब्लॉक्स एंड पंचायत हैज़ बीन, जिससे कि ऑटोमेटिक जो वेदर की स्टेशन है वो हमको पता चल सके कि यहाँ पे इतनी बारिश है, यहाँ पर इस वक्त इतनी बारिश का मौसम आने की आसार है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो अपनी जो एग्रीकल्चर की उनकी जो फसल है वो आप उसे वो आराम से देख सके, उसके अकॉर्डिंग कर सकें। भाई जैसे अब आपको धान बोना है, जो चावल बोने, जब आपको पता है कि हमें उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हमें पता होगा कि हाँ भी बारिश सबसे 1 हफ्ते बाद होगी और 3 या 4 दिन तक लगातार होगी, मानसून सीजन आ चुका, तो किसान अपना तभी बोएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपने चावल बोए या फिर अपने राइस बोए और उसके बाद फिर बारिश ही ना हो और बिना पानी की कमी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। या फिर ऐसा हो कि आपके गेहूँ है, आपने गेहूँ बो रखे हैं, तो आप उन्हें जैसे ही काटो वैसे ही बारिश हो जाए, या फिर तूफान आ जाए बहुत तगड़ा, आपको जो पहले से ही अंदाजा होगा, पहले से ही तूफान हो रहा है, तो हो सकता है कि आप अपनी पकी पकाई फसल को थोड़ा सा पहले काट लें या फिर थोड़ा सा बाद में काटें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बजट में उसमें क्या करा है इन्होंने, इंक्रीज़ कर दिया अमाउंट पेलेबल टू एलिजिबल बेनिफिशरी, जो 500 रुपये पर मंथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड वुमेन पेंशन स्कीम थी, उसे 500 से 1,000 रुपये जो अनाउंस करी हुई थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने। ठीक है, और जो टोटल जो है 31,28,000 जो बेनिफिशरीज हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं थर्ड क्वार्टर में 2023-24 से। ठीक है, अगला क्या कराए ना, वोमन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए एक, जिसमें कि टेक्निकल सपोर्ट करी जाएगी फॉर फॉर्मिंग 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो वोमेन फार्मर एम्पावर प्रोजेक्ट है, इसका एम है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर बाय फॉर्मिंग 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। जो स्टेट बजट है जो 2023-24 का है वो 6,90,000 का था, विच वो इंक्लूडेड ऑल एलोकेशन ऑफ ₹32,731 करोड़ फॉर न्यू स्कीम। जी ये पुराना था, जो नया है वो हमारा 7,32,000 का है। ठीक है, इसमें जो है हमें अभी एक आर्टिकल 112 के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ये आर्टिकल 112 है ये हमारे यूनियन बजट ऑफ अ ईयर रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट्स बजट। ठीक है यार, इसमें ना साथ में साथ वही बताया हुआ है कि आपको जो यूनियन बजट है वो कौन सा आर्टिकल में था, तो 112 है, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूछ लेता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ दी, तो आगे क्या लिखा है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रेसिपिटी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनेंस ईयर विच बिगिनस ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर एंड एंड्स ऑन, ये बस इसकी डेफिनेशन ही दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट की स्टेबलाइज एस्टिमेट रेसिप्ट जो होती है वो कब आती है कब नहीं आती है, तो उसी का है। ठीक है, और ये वोमेन जो स्कीम जो हमने ये अभी देखी थी, इसका ही नीचे बताया हुआ है कि ये वोमेन की स्कीम क्या थी। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, दी डेस्टिट्यूट वोमेन पेंशन स्कीम्स, क्योंकि वो पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ स्कीम अंडर विच डेस्टिट्यूटेड और डेजर्टेड वोमेन एंड विडोज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव। ठीक है, मतलब जो गरीब है या फिर जो विडो हैं जो 18 साल हैं और उससे ऊपर हैं, ठीक है, उन्हें पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन इन द रूल्स। द एम, इसका स्कीम का जो एम है वो प्रोवाइड है करना है सोशल सिक्योरिटी टू वुमेन जो कि अनेबल है सस्टेन डैम सेल्फ करने के लिए, उसके साथ ही विद देयर ओन रिसोर्सेज एंड इन नीड टू फाइनेंशियल असिस्टेंट। इनका जो एम है वुमेन हो जो कि अनेबल है टू सस्टेन डैम सेल्फ विद देयर ओन रिसोर्सेज एंड देयर नीड ऑफ फाइनेंस, तो उनके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट हो सके उसके लिए। ठीक है, ये हो गया आपके बजट से रिलेटेड होगी आपकी 3 स्कीम एग्रीकल्चर और वुमेन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश बजट है 1,150 करोड़ एलोकेट हुए हैं फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इस बार भी 1,150 करोड़ रुपए हमारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बजट करे गए हैं। ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में
बन रहा है इन दी बजट जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौतम। इसका जो की पॉइंट्स है वो दे सकते हैं। तो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने ये फिजिकल ईयर, सुरेश कुमार खन्ना है इसमें यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, और इन्होंने ही इस बजट को फिजिकल ईयर के लिए स्टेट असेंबली में रखा था, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट इज अंडरवे फॉर फेज 1 ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उसका ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है, जो कि शेड्यूल टू ओपन है। ये कि 2024 के एंड तक जो है ये एयरपोर्ट जो है आपका ओपन हो जाएगा और चलने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, एनहेंस एयर कनेक्टिविटी इन द स्टेट इनिशिएटिव आर बीइंग कैरीड आउट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान ऑफ द सेंटर की जो स्कीम थी उड़ान, उसके अंदर जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट में लिया है, और जो रीजनल की कनेक्टिविटी है वो अच्छे से हो सकती है। सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एयर कनेक्टिविटी सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स लाइक अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, सारस्वती, चित्रकूट हैज़ बीन डेवलपमेंट वर्क ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ मायापुरी जो कि सोनभद्र में है, और सारस्वत जो सहारनपुर में है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलीगढ़ का एयरपोर्ट, आजमगढ़, मुरादाबाद, सारस्वत और चित्रकूट का जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं, जबकि डेवलपमेंट जो वर्क है आपको सोनभद्र का, सोनभद्र में मायापुरी का, और सारस्वत का सहारनपुर में, वो भी प्रोग्रेस पे है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक प्रपोजल भी दिया हुआ है 150 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेंशन है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में है उसके एक्सपेंशन के लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट करे हुए हैं, और 1100 करोड़ रुपए जो है वो कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन, स्ट्रेंथिंग ऑफ एयर स्पेस एज वेल एज लैंड इसको, मतलब जो 1100 करोड़ रुपए हैं वो उसके लिए कि जो पहले से बने हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन है उसका ज़्यादा एक्सपेंशन हो सके, और भी जो स्ट्रिप्स हैं वो वहाँ पे बढ़े सके, ठीक है। जो हम उड़ान स्कीम ऊपर अभी बात कर रहे थे, वो उड़ान स्कीम क्या है उसे देख लेते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, जो इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का नाम नागरिक है, जो कि 2016 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से लॉन्च करी थी, और इसका जो बेस था फॉर इट वॉज फॉर्मुलेटरी ऑन द बेस रिव्यू ऑफ द नेशनल सिविक पॉलिसी 2016, वो ये जो अभी ऊपर पढ़ा था। एंड ये जो प्लान था ये 10 साल के लिए था, मतलब अगले 10 साल में 2016 में 2026 में था, मतलब 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2026 तक ये स्कीम है, जिसके अंडर की रीजनल जो कनेक्टिविटी है फंड वो क्रिएट करेंगे, और जो वाइबल गैप है फंडिंग का उसे कम करेंगे। जो इन स्कीम्स के थ्रू हम डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी ट्रेन से सफ़र करते हैं फर्स्ट क्लास से थर्ड AC थर्ड टायर तक, हम जो है इनकी जो डिमांड है वो इतनी कम कर सकते हैं, प्राइजेज जो है एयर टिकट्स के प्राइस की, जिससे कि आम नागरिक जो है वो भी फ्लाई कर सकें, ठीक है। ग्रांट, वन टाइम ग्रांट और डिफर्ड प्रोवाइड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेटा इकोनॉमिक इज जस्टिफाई बट सोल्व फोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबिलिटी, मतलब वो इकोनॉमिकल तो हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे स्टार्ट करें, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, जो सिविल एविएशन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की वो हेल्प करती है, ठीक है। उसके साथ ही लखनऊ को 1500 एकड़ रुपये दिए, 1500 एकड़ एरो सिटी बनाने के लिए। ये क्या है, देखो फिर से सुरेश खन्ना कितनी बार आ रहा है, ये तो अब आपको याद होना चाहिए कि सुरेश खन्ना कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी है, लखनऊ इज़ ऑल सेट टू गेट इट्स एरो सिटी। तो जैसे कि एक एरो सिटी आपने हैदराबाद में देखी होगी, दिल्ली में देखी होगी, तो ऐसे ही एक एरो सिटी जो है वो लखनऊ में बनाने का प्लान है, ठीक है। इट विल बी अ न्यू डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स हु हैव देयर बिजनेसेस एनीवेयर अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो इसके जो की पॉइंट्स है क्या है, दी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू एरो सिटी इज़ ऑल्सो गेटिंग वाइड, मतलब लखनऊ कानपुर जो एक्सप्रेस वे है उसे भी अब ज़्यादा चौड़ा करा जाएगा, उसमें और लाइन्स जोड़ी जाएंगी, ठीक है, ताकि उस पर जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल सके। और 104 किलोमीटर लॉन्ग रिंग रोड जो है, आउटर रिंग रोड, वो भी प्रपोज एरो सिटी के आसपास, ठीक है। जो द नेम है एरो सिटी का, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे आर यूजुअली सिचुएटेड क्लोज टू एयरपोर्ट्स। एरो सिटी का मतलब ये है कि एयरपोर्ट्स की ज़्यादा क्लोज होगी, ताकि आपकी कोई बिजनेस चीज़ें हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप वहाँ से बहुत अच्छे से बहुत फास्टली बिना अपना टाइम वेस्ट करे उन्हें एसेस कर सकें और आपका जो बिजनेस है वो बढ़ सके, ठीक है। इसके साथ साथ
It is reporting that the Hinduja Group is all stabilized to set its electrical vehicle plant at the site where Scooters India plant exists only in Sarojini Nagar. जो हिंदुजा ग्रुप है उसने भी ये घोषणा करी है कि वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्लांट है साइट जहाँ पर कि स्कूटर्स और प्लांट पहले थे जो सरोजनी नगर में थे, वो अब हिंदुजा ग्रुप जो है वो भी स्टेबलाइज करेगा अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और जो अपकमिंग इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट है इट विल ऑल्सो हैव एन एरो सिटी सेपरेट ओवर, यानी कि यहाँ पर भी जो इंटरनेशनल जेवर का जो एयरपोर्ट है इस पे भी एरो सिटी बनाई जाएगी जो कि अप्रोक्स 172 एकर्स में होगी। तो एक एरो सिटी प्रपोज्ड हमारी लखनऊ में, एक होगी हमारी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और जो हिंदुजा ग्रुप है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और प्लांट्स है उन्हें बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और है कि यूपी को जो है 21 एयरपोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एविएशन सेक्टर जो है उसे बढ़ा देगा। द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट द स्टेट इज ऑल सेट टू बिकम इंडिया स्टेट इंडिया 2 है, जो कि फर्स्ट स्टेट बन जाएगा इसके बाद जिस स्टेट में कि 21 एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है। वही 1150 करोड़ रुपए जो ऊपर एलोकेट हुए थे वही है। अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो बजट 2024 है वो भी इसके अंडर ही इनको दिया हुआ है, ठीक है। जो स्टेट है जो हमारा यूपी स्टेट, द स्टेट हैज सीन रैपिड ग्रोथ ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पास्ट 9 ईयर्स, जो पास्ट के 9 ईयर्स हैं उनके लिए रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना रहा है, ठीक है। यूपी हैड ओनली 6 एयरपोर्ट, 2014 में सिर्फ 6 ही एयरपोर्ट्स थे जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद जो इस वक्त जो है प्रेजेंट में वो है 10 एयरपोर्ट्स, ठीक है। इट इज़ इंक्लूड न्यूली जो हमारा एक और नया एयरपोर्ट है जो कि अभी इनैगुरेट करा गया था, कहाँ, अयोध्या में, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या में जो कि इनैगुरेट करा गया है, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया है कि 2024 के मार्च तक जो है यूपी में 5 और एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, 1 एयरपोर्ट इन ईच, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, सारस्वती एंड चित्रकूट। यहाँ भी अभी आपके 5 एयरपोर्ट जो हैं वो प्रपोज है, ठीक है। इसके बाद एक नोट दिया हुआ ये पढ़ देते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज शेड्यूल्ड टू ओपन फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशंस बाय द एंड ऑफ 2024 एंड मेकिंग यूपी द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, सिर्फ यूपी बनेगा, जिसमें कि अदर्स हैं इसमें महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, ठीक है। तो ये आपके 5 है। महर्षि एयरपोर्ट आपका अयोध्या में, कुशीनगर एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। इसके अलावा देखने रिवेन्यू रेसिपिट्स ऑफ पंचायत्स हाईएस्ट इन यूपी। रिवेन्यू को जो रेसिपिट्स हैं जो पंचायत्स की हैं वो यूपी में सबसे हाई है। द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट डेट फाइनेंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट कौन रिलीज करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जो कि फिजिकल ईयर 2022-23 उन्होंने करा था। डायनेमिक्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स PRIs इन इंडिया, ठीक है। जो इसका की पॉइंट्स है वो है, देखो, स्टेट रिवेन्यू शेयर करता है एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। पंचायत शेयर्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ऑन रिवेन्यू रिमेन्स मिनिमल। फॉर एग्जाम्पल इन आंध्र प्रदेश में जो रिवेन्यू सिर्फ 0.1 है ऑफ द सेट रिवेन्यू। उत्तर प्रदेश इट इज़ 2.5% हाइएस्ट अमंग दी स्टेट। जो सबसे कम है वो आंध्र प्रदेश से आता है जो कि 0.1% है, बट उत्तर प्रदेश में जो 2.5% है, सबसे हाईएस्ट है, वो हमारा आता है कहाँ से, पंचायत से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट लेता है 2.5% या फिर कितने परसेंट जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है पंचायत, तो वो है आपका 2.5%, ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स कितना करते हैं। उसके बाद दे आर वाइड वेरिएशंस अमंग स्टेट्स रिगार्डिंग एवरेज रिवेन्यू अर्न पर पंचायत। जो केरला और वेस्ट बंगाल है जो इनके रिवेन्यू है वो ओवर 60 लाख और 57 लाख है पर पंचायत रेस्पेक्टिवली। द रिवेन्यू ओवर 30 lakhs पर पंचायत इन आसाम में 30 lakhs हैं। बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम एंड तमिलनाडु, मतलब इन सब में लगभग 30 लाख ही हैं। स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब एंड उत्तराखंड है सिग्निफिकेंटली लोअर एवरेज रिवेन्यू लेस देन 6 lakhs, ठीक है। केरला, वेस्ट बंगाल जो 60 लाख 57 लाख है, आसाम, बिहार, कर्नाटक इनका 30 लाख है,
और जो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड है, ये लगभग 6 लाख से भी कम है, तो इनका बहुत लोअर है। उसके बाद रिकमेंडेशंस क्या दी हैं हमारे आरबीआई ने। आरबीआई सजेस्ट प्रमोटिंग ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पावरिंग और लोकल policies. It advocates for measuring to enhance financial autonomy and sustainability of पंचायती राज। कुछ नहीं है भाई कि डिसेंट्रलाइज कर दो, एम्पावर करो लोकल बॉडीज़ को, ऑफिशियल्स को, उन्हें और पावर दो ताकि वो और फाइनेंस से स्टेबल हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके और कंट्रीब्यूट कर सके। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 जिसके अंडर वो आए थे, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज को, और ये स्टेबलाइज करा था एक सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। 3 टायर्स था, 3 टायर्स का एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो स्टेबलाइज करा था, और हम यूपी में 3 टायर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन, इसमें जो सीट्स हैं इलेक्शंस में वो रिजर्व होती हैं कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इवन वोमेंस के लिए भी हैं, जिसमें कि डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं, ग्राम सभा जो कि विलेज और ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस होता है, फिर उसके बाद पंचायत समिति आती है जो ब्लॉक लेवल पर होती है, और फिर जिला परिषद आता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो ये आपके 3 लेवल्स होते हैं पंचायत में, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है वो लुक्स जो भी मैटर रिलेटेड होते हैं, लुक इनटू ऑल मैटर रिलेटेड टू पंचायत राज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि क्रिएट हुआ था मई 2004 में। जो यूपी में पूरी 59,062 पंचायत्स हैं, 826 आपके ब्लॉक्स हैं और 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये हो गया हमारे कितने 6 पेज हो गए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं यार, 36 मिनट हो गई, मुश्किल से और 20-25 मिनट पर ख़त्म करते हैं। देखिए जो भाई ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मेजर यूपी सिटीज़ इनटू सोलर हब से बनाने, रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है इन्होंने अपना प्लान बनाया कि वो 17 मेजर सिटी ऑफ द स्टेट है सोलर सिटी, जिसमें कि अयोध्या और वाराणसी में 17 सिटीज़ को डेवलप करेंगे एज अ स्टेट सोलर सिटी, जिसमें कि अयोध्या एंड वाराणसी भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन मेकिंग एफर्ट टू स्टेबलाइज अयोध्या एज द फर्स्ट स्टेट सोलर सिटी। भाई ये पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट स्टेट सोलर सिटी कौन सी है, तो वो अयोध्या को स्टेबलाइज करा है, ठीक है। जो प्रिपरेशन है वो भी अंडर वे है। इनोग्रेशन ऑफ लार्ज सोलर प्लांट, एक लार्ज सोलर प्लांट है जो वाराणसी में इनोग्रेट होगा। फर्दर सीमेंटिंग उत्तर प्रदेश स्टेटस एज अ 4th रनर इन द सोलर एनर्जी सेक्शन, ठीक है। फ्रंट रनर बनना है उत्तर प्रदेश को सोलर एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है। एक रिमार्केबल है 14 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑलरेडी बीइंग जनरेटेड इन अयोध्या वाइल अराउंड 14 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड द प्रोडक्शन इज पॉइंट टू स्टार्ट। जो कि हमारे अयोध्या में पहले से ही 14 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है, 40 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तैयार है, बस वो उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगी, ठीक है। जो सोलर सिटी का प्रोजेक्ट है अयोध्या में, इन्होंने लगभग 2500 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं इसमें, अंडर स्कोरिंग सिटीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सीएम ऑफ यूपी इनोग्रेटेड अ सोलर बोट। अयोध्या में जो सरयू नदी है उस पर भी तो बोट्स चलेंगी, वो भी सोलर बोट्स चलेंगी। लगभग 2500 सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर लगाई दी गई है, ठीक है, जिसमें कि अयोध्या जो है वो बोस्ट सोलर पावर्ड एनिमिटीज सच एज एटीएम्स भी सोलर आ गए, सोलर ट्रीज, 40 इंटरसेक्शन ऑप्टिमाइजिंग सिटी एम्ब्रेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है। जो फोकस है नाउ जो अयोध्या पर जो आपका वाराणसी है उस पर शिफ्ट हुआ है, जहाँ पर कि प्लान है कि रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग जितनी भी होंगी। उसके साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफ 25,000 सोलर प्लांट पोस्टिंग एज अ बिकम ऑफ सोलर इनोवेशन, ठीक है। 25,000 रूफ टॉप सोलर प्लांट्स है जो कि लगाए गए हैं। चलिए जो अगला है वो हमारा है प्रोजेक्ट्स वो 10 लाख करोड़ टू बी इम्प्लीमेंट इन उत्तर प्रदेश। जो 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैं वो इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जैकी वाई न्यूज़ में क्यों था भाई ये, ठीक है, उसे देखते हैं। एट द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू अनाउंस 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मेमोरेंडम
of understanding covering 40,000 project expected to create 33.5 lakh employment opportunity। ठीक है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी 4.0 जिसमें कि 10 लाख करोड़ की जो MOUs है वो साइन हुए हैं, जिसमें कि 14,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करे जाएंगे और लगभग 33,50,000 जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी। ठीक है, तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जो GBC है ये 5 टाइम्स ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट ओवर 2.5 लाख करोड़ इम्प्लीमेंट इन प्रीवियस 3 राउंड्स ब्रेकिंग सेरेमनी। ठीक है, जो पहले जो सेरेमनी थी इसमें 2,10,000 लाख करोड़ जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें कि 52% जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हुए हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जो कि पश्चिमांचल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को पश्चिमांचल रीजन बोलते हैं, जिसमें कि 52% जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से कि 29% के जो MOUs हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे आपके पूर्वांचल रीजन में। ठीक है, जो कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट है, जिसमें से कि 14% जो MOUs है वो मध्यांचल में होंगे, जो 5% है वो बुंदेलखंड में होंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि 52% सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, तो वेस्टर्न में होंगे 52%, 29% पूर्वांचल में होंगे, 14% मध्यांचल में, 5% बुंदेलखंड। ये जो MOUs है जो साइन करें हैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2023 में हुई थी, कहाँ हुई थी, लखनऊ, फरवरी 2023 में। कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इसके साथ ही जो 3,000 पीपल्स हैं इंक्लूडिंग एम्यूनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव 500 कंपनीज थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एम्बेसडर्स थे, हाई कमिश्नर्स थे। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अटेंड करी थी 4.0। ठीक है, इसे ग्लोबल समिट ही बोला गया जो कि लखनऊ में फरवरी में हुई 2023 में। अब आपको क्वेश्चन होगा जो पहली प्रीवियस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उसमें क्या हुआ, तो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हैड ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस इन दी स्टेट। अब से पहले 3 हुई हैं जिसमें कि 2,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट समिट फरवरी 2018 में हुई थी जिसमें 1,045 MOUs साइन हुए थे और 4,28,00,000 करोड़ के साइन हो गए थे। ठीक है, 1,045 MOU जो कि 4,28,000 करोड़ रुपए जिनकी पूरी की पूरे बजट था। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रांड जो थी वो जुलाई में हुई थी 2018 में, फिर जो दूसरी हुई थी वो जुलाई 2019 में थी जो कि सक्सेसफुल हुई थी, जिसमें कि 81 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हुए थे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हुई थी 61,792 करोड़ की, और 219 प्रोजेक्ट थे। ठीक है, जिनमें कि ये उसके साथ ही 219 प्रोजेक्ट लगभग जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हुई थी आपकी 67,202 के। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश पासिस एस्केलेटर बिल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2012। ठीक है भाई, रिसेंटली न्यूज़ में था उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने उत्तर प्रदेश लिफ्ट एंड एस्केलेटर बिल 2024 एंड उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल 2024 जो है इसे पेश करा कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस पे जो की पॉइंट्स है वो देखते हैं। आफ्टर द बिल बिकम्स अ लॉ, लिफ्ट्स द एस्केलेटर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है, अ फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंसर्न इफ दे फेल टू गेट द रिपेयर डन इग्नोरिंग द स्टैंडर्ड्स। जो एस्केलेटर्स हैं वो बिना अप्रूवल के जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसके नहीं हो सकता है। एस्केलेटर्स आपको पता है, जैसे आप मॉल्स वगैरह में ज़्यादा जो एस्केलेटर्स चलते हैं उन्हें बोलते हैं। एक प्रोविजंस है जो मेड बना है बिल, रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरी फॉर इंस्टॉलिंग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स इन पब्लिक। ठीक है, और क्या है, दे ऑल्सो नीडेड टू रिन्यूड हर 5 साल में उन्हें रिन्यू करवाना होगा, और एक फ़ी होगी 1,500 रुपये जो कि डिपॉजिट करनी होगी इसके लिए। अंडर दी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2000 पर द टेन्योर ऑफ लोकायुक्त एंड द यूपी लोकायुक्त हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 8 years to 5 years एंड मैक्सिमम एज हैज़ बीन, जो लोकायुक्त इसमें पहले आपकी जो मैक्सिमम एज थी वो 80 years थी, अब 70 years हो गई है, और जो पहले 8 साल में आपको रिन्यू करवाना होता था अब आपको 5 years में करना पड़ेगा। जो टेन्योर है वो पहले 8 का था अब 5 का हो गया। ठीक है, स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, इनके ओन खुद के लॉज हैं इंस्टॉलिंग द लिफ्ट्स, बट देयर वर नो सच प्रोविजन। उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं था, बट वहाँ पर था तो अब उत्तर प्रदेश में भी हो गया। ठीक है,
इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट कर्ब एक्सीडेंट बट ऑल्सो स्ट्रेंथन जो सिस्टम्स है उसको भी स्ट्रेंथ करेगा। तो हमारे एस्केलेटर्स के लिए था। लोकायुट्स क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। द लोकायुट्स इज द इंडियन पार्लियामेंट्री ombudsman executed into power through and for each of the state governments of India. It is an anti-corruption, ये एक anti-corruption authority है। The object of the local youth system in a state is to investigate grievances, allegations against public servants। ठीक है, चलो। इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट सर्च। जो उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिग्निफिकेंट सर्च है, वो हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल परफॉर्म। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भूमि पूजन करेंगे, उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट होगा 10.11 करोड़ रुपीज टू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। ऑर्गेनाइज्ड है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ फ्रॉम 19 से 21 फरवरी तक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ स्टेबलाइज है, ये भी पूछ सकते हैं, जो कि लखनऊ में। यहाँ पर जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भूमि पूजन परफॉर्म करा था। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वॉल्व है 14,000 यूनिट्स इन वेरियस सेक्टर्स सच एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड फिल्म सिटी। ठीक है, लगभग 14,000 यूनिट्स है जो इसमें इन्वॉल्व है। चलो ऊपर चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ क्वांटम लूप। ये क्वांटम लीप बन सकती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुए हैं सेरेमनी में, जो लखनऊ में हुई थी जुलाई 2018 से, टू लगभग 10 लाख करोड़ ना हो। 2018 में जहाँ 60,000 थी वहाँ अब 10 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। देख रहे हो आप कितना बड़ा बूस्ट मिला है हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन एग्जीबिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एग्जीबिशन था। टेन्योर ऑफ अ टीम फ्रॉम ETH यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड से जो एक टीम आई थी, उन्होंने पूरा एग्जीबिशन करा था। फीचरिंग टीम थी जो कि ETH जूरिच यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड। भाई ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश वाले की AI की जो फीचरिंग टीम थी वो कहाँ से थी। देखो, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट विच विल बी सेटअप ओवर 230 एकड़ की लैंड पर बनेगा, जिसमें कि 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और ये सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है यूपी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इंडिया का जो आत्मनिर्भर है उसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए, जिससे कि लगभग 24,510 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, और जिसकी वजह से कि 41,667 एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, जो इसके मेन कंपोनेंट्स है, जो मेजर कंपनीज है, वो है ब्रह्मोस एयरप्रोस, एरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज, अडानी डिफेंस सिस्टम। इन्होंने की इस डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ये विटनेस है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अट्रैक्टिंग मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, जिसमें कि 34 इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है, जो कि 35,085 करोड़ के, यानी कि 3585 करोड़ के जो है इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ इस वाली बेल्ट में होंगे, जो कि जनरेट करेगा लगभग 8,530 अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें नोड्स क्रिएट कर रही है, कंडूसिव इन्वायरमेंट बना रही है। ठीक है, क्रिमिनल फ्री बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए कर रही है ताकि इन्वेस्टमेंट आ चुके। IIT कानपुर और IIT जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारा IIT कानपुर है, IIT वाराणसी है, जो कि नॉमिनेटेड है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें पहले से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करे हुए हैं, जो कि R&D पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, जो हमारे गैप्स हैं, जो हमारे रिसर्च में गैप्स आ रहे हैं, उन सबको फिल कर सके। ठीक है, यही नहीं, प्रदेश डिफेंस इंटीग्रिटी कॉरिडोर जो है ये ट्रांसफॉर्म करेगा स्टेट के मेजर हब, जिसमें कि आप डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में आप यूपी का जो ये एरिया है जहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इसको बढ़ा सके। ठीक है, और इंडिया को सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ में एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ये जो है कोलोबरेट करा है इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए, और जो कि कस्टमाइज लोन्स मिल जाएँ,
कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स, और जो MSMEs है हमारे, जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर्स में, उनमें इन्वेस्टमेंट हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट्स हो, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। तो ये कॉरिडोर है, इसके बारे में पढ़ें, जो कि 2018 में हमारा इनॉग्रेट हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये एक नोडल एजेंसी है इसके लिए, जो इस प्रोजेक्ट को आपका एग्जीक्यूट करेगी, जो कि वेरियस अदर स्टेट की जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर, ठीक है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश मेगा इन्वेस्टमेंट ड्राइव। जो उत्तर प्रदेश है, इसमें एक मेगा इन्वेस्ट, यार ये ना सिर्फ सेम वही है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने ऊपर पढ़ी जिसमें 10 लाख करोड़ का हुआ है। इसमें की पॉइंट्स यही है कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसने कि इनिशिएट करा 15% प्रपोजल एट दी सेरेमनी ऑफ 1.5 लाख करोड़। जो सेरेमनी हुई थी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने लगभग 15% प्रपोजल की सेरेमनी थी, जिसमें कि इनको लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स होंगे मेगा इन्वेस्टमेंट ड्राइव में? जो प्रोजेक्ट में देखिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएगी चंदौली में, 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 333 एकड़ होगा, जो कि इनॉग्रेट करा जाएगा क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेवलपमेंट भी बनेगा चंदौली में, ठीक है, जिसमें कि डेवलपमेंट टाउनशिप्स होंगे, मॉल्स होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नोएडा डेवलपमेंट कंपनी विल जनरेट एन एडिशनल 12,000 जॉब्स इन चंदौली, ठीक है। नोएडा का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेवलपमेंट कंपनी है, वो लगभग 12,000 जो जॉब्स है वो भी एडिशनल जनरेट करेगी, हाँ, चंदौली में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स बाय, जैसे कि प्रोजेक्ट बाय भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट, एंटी डिस्टिलरी, वी कलेक्टिवली, जो कि कलेक्टिवली क्रिएट करेंगे जॉब्स ऑफ 1000 सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, बायोफूल प्रोडक्शन, इन सब में होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है, ये इम्प्लीमेंट जो ये दीज प्रोजेक्ट हैं, ये कैटेगरी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दी डेवलपमेंट अक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग, जो ये जो डिस्ट्रिक्ट होंगे चंदौली, ललितपुर, बस्ती, ईटा, बुलंदशहर, अमेठी, मुरादाबाद और झांसी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्लान इन्वेस्टमेंट करे हैं टू क्रिएट ओवर 3500 यूनिट, जो ये क्रिएट करेंगे क्या 45 डिस्ट्रिक्ट्स में, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलप एम्पावरमेंट। उसके साथ साथ द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ब्लोस्टर उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक प्रोज एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्रोथ, डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ, जो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी एक कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज याद देखो वही है, 2,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था पहले, 2008 में 145 MOU साइन हुए थे, 4.21 लाख करोड़ के जो MOUs थे वो साइन हुए थे, ठीक है। उससे पहले 2,10,000 का था, फिर 4,28,000 करोड़ का हुआ, जो थी वो जुलाई 2018 में हुई थी, फिर उसके बाद 2019 में हुई, जिसमें कि 121 प्रोजेक्ट थे, 61,000 करोड़ से, लगभग 290 प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट हो वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सब वही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल, अगला क्या है हमारा, ग्रीन इंडस्ट्री बेस। जो ग्रीन इंडस्ट्री बेस है ये हमारा, ये न्यूज़ में क्यों था, द स्टेट गवर्नमेंट विल पोजिशन उत्तर प्रदेश स्टेट विद ग्रीन इंडस्ट्री बेस इन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यार वही है, GBC है जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो उसमें ग्रीन इंडस्ट्री को बेच दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो सोलर हो गया, बायोफ्यूल, पम्प स्टोरेज और EV की बैटरीज इकोसिस्टम के जो नए प्लेयर्स हैं इन्हें एक्ट्रेट करेगी, ताकि ये आके इन्वेस्टमेंट कर सके और बना सके, ठीक है। अभी जो ऑफिशियल जो यूपी की जो कैपेसिटी है वो 22.38 गीगावाट है, विच इज़ सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत सारे स्टेट से ज़्यादा है, बट फिर भी हमारा स्टेट और ज़्यादा कर सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं और हम अपनी फुल कैपेसिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं। जो द स्टेट इज कमिंग विद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के साथ ये स्टेट जो है अभी आ रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 1,54,000 हेक्टेयर्स का जो सोलर यूज़ करेंगे हम। उसके बाद गवर्नमेंट में, जिसमें कि 6 सोलर पार्क्स विद द कैपेसिटी ऑफ 3600 mAh की जो है मेगावाट की, वो भी अप्रूव हो सकती है, जिसमें कि 25% जो टोटल EVs हैं इन इंडिया आर यूज इन यूपी। दी स्टेट है ऑलरेडी डेवलप्ड नेटवर्क, जो है 400 प्लस का एक्टिव चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में अभी तक हो चुका है, जिसमें कि 100 प्लस जो है वो भी लोकेशंस अभी पाइपलाइन में, जो कि आने में, क्योंकि आप EVs ले लोगे बट उन चार्ज का करोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए 450 अभी हमारे 400 एक्टिव स्टेशन हैं और 100+ अभी आ रहे हैं। ठीक है। ईवी प्लानिंग फॉर 7 फ्लाइट स्मार्ट सिटीज़ इज अंडर, जो 7 फ्लाइट स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें भी ईवी प्लानिंग जो है वो भी चल रही है, बन रही है। इसके साथ ही यूपी ने जो 8 प्रोजेक्ट हैं सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर एंड चंदौली में लगभग 13,250 की जो कैपेसिटी है उसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ ही यूपी कैन अलोन कंज्यूम 1/5 ऑफ द टारगेट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यूपी जो उसका 1/5 जो टारगेट है वो खाली यूपी ही पूरा कर देगा। इस स्टेट जो कम आया है, स्टेट ने क्या करा, सिंगल विंडो अप्रूवल कर दिया। मतलब अब आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है, वहीं से आपको जो भी आपको परमिशंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको फैसिलिटी चाहिए वो आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे एक ही जगह से, जिसमें कि आप बायोगैस प्लांट, बायोडीजल, एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट वो कर सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग ऑफिस में अलग अलग अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, पॉल्यूशन क्लियरेंस लेना है या फिर लैंड एक्विजिशन करना है। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही जगह जाना है, वहीं से आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का है, ये बहुत बड़ा हुआ है, आप PDF डाउनलोड करोगे ना तो उसमें पढ़ लेना। ठीक है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो देख लो आप, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिकार्बोनाइजेशन को डिकार्बोनाइजेशन करना, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ लगाना और अपॉर्चुनिटी GS2 एंड डेरिवेटिव्स, जो इसके एक्सपोर्ट्स क्रिएट एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रीन GS2 एंड डेरिवेटिव। ठीक है। 2020-30 तक जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा है वो है एटलीस्ट 5 MMT GS2 एनुअल प्रोडक्शन करेंगे। 1 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सेव करेंगे। उसके साथ 6 लाख जॉब क्लियर होंगी। 50 मैट्रिक टन जो है आपका CO2 एनुअल एमिशन जो है वो कम होगा और 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे। ठीक है। GS2 के बारे में पढ़ लेते हैं। GS2 है भाई ग्रीन हाइड्रोजन, किसी को ना पता हो तो बता दूँ। ठीक है। GS2 एक कमर्शियल वाइबल प्रोजेक्ट है प्रेजेंट में, जो कि कॉस्ट है इन इंडिया अराउंड 350-400 रुपये पर kg। दी नेशनल हाईवे इंटरव्यू मिशन एम्स टू ब्रिंग टू अंडर 100 रुपीज़ की, जो इस वक्त है वो 300-400 रुपये पर kg, जो कि 100 रुपये पर kg के अंडर हमारी लाने का जो है वो हमारा टारगेट है। ठीक है। देखो ये दिखाया हुआ है, ग्रे हाइड्रोजन होती है नेचुरल गैस हुई, उसे हाइड्रोजन बना दिया, ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस हाइड्रोजन, और फिर से अंडरग्राउंड स्टोरेज में लेके जाते हैं, जो कि जहाँ पर कि CO2 यहाँ स्टोरेज हो रही है। एक होती है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आता है, जिससे कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जो नेचुरल गैस होती है वो ये है जिसमें CO2 होती है, जिसमें हम अंडरग्राउंड लेके जाते हैं, उसमें ब्लू हाइड्रोजन होती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। PM मोदी टू ले फाउंडेशन ऑफ कल्की धाम। जो कल्की धाम टेम्पल है ये हमारा संबल डिस्ट्रिक्ट में, श्री कल्की धाम, जो इसका जो फाउंडेशन है वो हमारे PM मोदी ने रखी थी। की पॉइंट देख लेते हैं। श्री कल्की धाम जो ट्रस्ट है ये इसको बना रहा है श्री कल्की धाम नीरम ट्रस्ट है। जो इनोग्रेशन प्रोग्राम में वो बहुत सारे सन्स, रिलीजियस लीडर्स एंड अदर डिग्नेटरीज ने करा था, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, जिन्होंने कि 14,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट है वो यूपी में लॉन्च करे थे। साथ ही साथ जो 14,000 प्रोजेक्ट्स हैं वो करे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख करोड़ है। उसके साथ ही यार ये फिर आ गया, देखो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो थी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव्ड हुए थे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में। द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, जिसमें वो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे ज़्यादा फोकस था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, IT इनेबल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन और भी बहुत सारे थे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू ब्रिंग रेन इन उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में जो रेन आती है वो कितने पेज हो गए हमारे, 11 हो गए, बस 6 पेज और बच रहे हैं, अब करें हमने ख़त्म। इसके बाद याद रखना कि मैं लास्ट में लास्ट की 5-10 मिनट में आपको प्रीलिम्स के पॉइंटर्स दे दूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो और आपको कुछ खाली प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर चाहिए तो आप लास्ट की 10 मिनट की वीडियो देख लेना, उसमें हो जाएगा। ठीक है। और आपको जो डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि जब आप डिटेल्स में पढ़ोगे या जाकर आप एक बार PDF थ्रू गो थ्रू होगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश में जो वो लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, रेन। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर एक्सपेक्टेड टू
रिसीव लाइट टू मॉडरेट रेन आएंगी, थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, हेल स्टॉर्म इन द कमिंग डेज इन द इंटेंस स्पेल ऑफ सिनोफिलो इन दी वेस्टर्न हिमालय रीजन है। भाई ध्यान रखना, ये फरवरी की करंट अफेयर्स है, डाल मैं अब रहा हूँ, तो इसलिए इसमें बताया जाए कि अपकमिंग डे मतलब जो मई जून जुलाई जो मानसून चला गया, ठीक है। इसमें क्या है, अ फ्रेश एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से कि यूपी में हमारे रेनफॉल्स आते हैं उत्तर प्रदेश। जो ये प्रोजेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दी वेदर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव वाइड सेपरेट इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्स वेदर कंडीशन ऑब्जर्व मल्टीपल रीजन। इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोज सिग्निफिकेंट चेंज इन यूजुअल वेदर पैटर्न्स, कम्युनिटीज एडवाइजरी सेपरेट ओवर दीज चेंज। अथॉरिटीज़ हैव बीन आर्ग्यू टू गेयर फॉर एनी नेसेसरी मेजर पब्लिक सेफ्टी के लिए अथॉरिटीज़ को बोला है कि आप लगे हो। यार देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो एक बार क्विकली रिवीजन कर देते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं जो कि मेडिटेरियन सी में जो कि आपके ओरिजिनेट होते हैं, जो कि 9000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और उसके बाद ब्रिंग विंटर्स रेंज टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो विंटर्स की रेंज है उसे लेकर आते हैं। कलर ये मॉइस्चर जो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ईरान एंड अफगानिस्तान के ऊपर हिट से आते हैं, वहाँ सीधे आते हैं हिमालयाज़ को, वेस्टर्न हिमालयाज़ को हिट करते हैं। और दिसंबर अप्रैल बिकॉज ट्रेजिक सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम्स आती हैं थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, उनके साथ जैसी वो उठती हैं ये आ जाती है, ठीक है। उनके शिफ्ट होने के विंटर मंथ्स में जो है हिमालयज़ में जो है हमारे क्या रेंज देखने को मिलती है। रेंज से मतलब स्नोफॉल भी इसकी वजह से मिलती है, ठीक है। जो कि रेस्ट ऑफ द ईयर जो जेट स्ट्रीम वो ट्रैवल करती है हिमालय और तिब्बतन प्लेटो चाइना के ऊपर, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन जो है वो सन के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टेंस या प्राइमरी सोर्स है स्नोफॉल के लिए हिमालयाज ग्लेशियर्स में ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। जो कि एक मेजर हिमालयन यमुना यहीं से पानी आता है, जो कि बहुत नेसेसरी है हमारी इन रिवर्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मिरियाड माउंटेन स्प्रिंग्स और रिवरलेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लोअर प्रेजेंस ऑफ सोलर स्टॉर्म्स हेल्प फार्मर्स इन इंडिया ग्रो देयर राबी क्रॉप्स, ठीक है। जितनी कम वो होगी भाई आपके क्या नाम है स्टॉर्म्स होंगे उतना हेल्प करेंगे। इशू क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वो हमेशा गुड वेदर नहीं लेकर आते, सम टाइम जो वो एक्सट्रीम वेदर ले आते हैं, लाइक फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म, कोल्ड वेव, डस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटिंग इम्पैक्टिंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। बहुत बुरा वेदर आ जाएंगे, आप क्या बाढ़ आ जाएंगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, फसल ख़राब हो जाएगी, तो इसमें भी होता है, ठीक है। IMD 1875 में स्टेबलाइज हुआ था और ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में, वन ऑफ द 6 रीजनल मेट्रोलॉजिक सेंटर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और चलो जल्दी जल्दी करते हैं। उत्तर प्रदेश ने जो है ESMA को इन्वोक कराया, द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 में जो बना था, जो कि बैनिंग स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। द डिसीजन केम अंडर ऑनगोइंग फार्मर स्ट्राइक कॉल्ड बाय वेरियस यूनियन। भाई स्ट्राइक्स को बैन कर दिया, जबकि फार्मर्स ने जो स्ट्राइक करा हुआ था उसे बैन करने के लिए गवर्नमेंट से जो इन्होंने इन्वोक करा है ताकि कोई स्ट्राइक ना कर सके, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ये एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट पूछ सकता है 1966 का आर्टिकल नंबर 96। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोविट स्ट्राइक ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग पावर है अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को जो कि स्ट्राइक करेगा, जो कि प्रोविजन करेगा, जो कि इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्न जो 1 साल तक के लिए उसे हो सकता है और 1000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। पास्ट में जो गवर्नमेंट है बैन स्ट्राइक करी थी कोविड-19 में, जो थी उन्होंने स्ट्राइक बैन करी थी जब कोविड-19 चल रहा था, और उसके बाद अगेन इन मई 2021 में, ठीक है। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट क्या है, जो कि 1968 में आया था, जो एनश्योर करता है डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज जो मतलब अफेक्ट कर सकती है नॉर्मल लाइफ के लिए, उन्हें हम सर्विसेज को उस सर्टेन जो सर्विस है उनकी डिलीवरी एंश्योर करता है। जो कि ये लिस्ट नंबर 33 कॉन्करेंट लिस्ट है जो हमारी 7th शेड्यूल में आती है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है आपका सेंटर और स्टेट दोनों उस पर लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सोल सर्विसेज फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जो ये कैटेगरी इसके अंदर जो सर्विसेज आती हैं वो पब्लिक कंजर्वेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, नेशनल डिफेंस जो है वो आती हैं, ठीक है। कोई भी स्टेबलाइजमेंट है इसके अंडर जो आती है डिस्टर्बिंग लाइक पेट्रोलियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फर्टिलाइजर,
जो इनकी जो डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन है इन्हें नहीं कर सकते, जैसे कि प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जो कि हमारी सोशल सर्विसेज होती हैं, मतलब एसेंशियल सर्विस है। इसमें क्या है, दिस स्टेट ऑल्सो अप्लाई टू कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया, एनी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो गया, एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है, उसमें आती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूपी रिसीव 4 टाइम्स जो 2017 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ था उससे 4 गुना हुआ है 2019 से 23 में, ठीक है। रिसेंटली हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने इनैगोरेट करा था यूपी एंड इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूपी है वो फर्स्ट चॉइस बना हुआ है, ठीक है। जो ये इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर क्या था, जो 4 टाइम्स है वो लिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 2000 पिछले 17 साल में हुआ था वो हमने पिछले 4 साल में ले लिया उससे ज़्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, स्टेट गवर्नमेंट विल फुलफिल इट्स टारगेट सेट फॉर यूपी बाय द प्राइम मिनिस्टर इन अ टाइम बाउंड मैनर, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उसके लिए कर सकते हैं। और लास्ट 6 से 7 ईयर्स में यूपी यूज टू बी द बीमारू स्टेट ऑफ द कंट्री, जो बीमारू स्टेट्स आपके बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये बीमारू स्टेट्स में आते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए जो पिछले 6-7 साल से जो जो हमारी इमेज बनी हुई थी उसको हमारे जो सीएम है उन्होंने चेंज करा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहा है, ठीक है। बीमारू स्टेट देखो यही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन वो इम्प्रूव हो रही है। जो बीमारू स्टेट्स में आते हैं आपके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की एक ग्रुपिंग थी जिसे कि बीमारू स्टेट बोलते हैं। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें कि लैगिंग थे इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स में बहुत पीछे लैग करते थे। हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी थी, लो लिटरेसी रेट्स था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स था, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी, पुअर गवर्नेंस थी, उसके साथ साथ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं था। देखो इसमें एफडीआई एंड एफपीआई में दोनों के बारे में अलग अलग बताया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो बिजनेसिस में, एसेट्स में एलोटी डिफरेंट कंट्रीज वो करते हैं। इसमें क्या है, फॉरेन फंड्स एंड फाइनेंस है, जो इसमें फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें करते हैं, ठीक है, नोन एज फ्लाइट नाइट और हॉट मनी। इसको फ्लाइट बाय नाइट और हॉट मनी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में करते हैं, वो एक दिन में बेचेंगे निकल जाएंगे। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो आपका लैंड है उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब रियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आपके रियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यार देखो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। जो ये पढ़ लेते हैं एक बार, जो टॉप 5 एफडीआईज हैं 2022-23 में, मोरोसिस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड, जापान है। इंडिया के जो टॉप सेक्टर्स है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एफडीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है सर्विस सेक्टर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, ट्रेडिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये मेरे 5 सेक्टर्स हैं 2022-23 में जो करते हैं, ठीक है। चलो ये एफपीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस करते हैं एक फॉरेन कंट्री की, ये क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट आओ पैसा लगाओ प्रॉफिट लो निकल जाओ, ठीक है, ये होता है। इसमें ओवर द ईयर सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है, इसमें ना कोई कंट्रोल होता है ना लिमिट होती है। टेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक फैक्ट्रीवर्स और बिल्डिंग्स, इसमें कोई इसमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं, कभी बेचते निकल जाए। इसमें रिटर्न्स आते हैं, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, कैपिटल रिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ पे डिविडेंड्स मिलते हैं, इंटरेस्ट और कैपिटल रिसिपेंट तीनों आते हैं। रेगुलर गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबल होती हैं, ईजी एंट्री होती है, ईजर एग्जिट होती है। इसमें जॉब क्रिएशन होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट जो एफपीआई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है जो कि स्टॉक्स पे इम्पैक्ट डालती है, मार्केट परफॉर्मेंस पर, और बस खत्म। ये था हमारा यूपिंग। नाउ अगला क्या है हमारा, अगला हमारा यूपी इमर्जिंग है ग्रोथ इंजन। ग्रोथ इंजन के लिए कैसे इमर्ज कर रही है यूपी, तो चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश से इमर्जिंग एज द ग्रोथ इंजन इन द कंट्री, ट्रांसफॉर्म बीइंग उत्तम प्रदेश टू बिकमिंग उद्यम प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो उद्यम प्रदेश के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि 55% कंट्रीज़ के एक्सप्रेस वे आते हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एम्बिशियस गोल है तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का,
ठीक है। टू अचीव दिस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो हमारा फोकस है एनहेंस है, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा स्किल डेवलपमेंट, स्केलिंग अप इंडस्ट्रीज बढ़ानी होंगी, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। हमारे जो सीएम है उनके अकॉर्डिंग जो टॉप पार्ट ट्रांसपोर्ट है इंडिया लेबर फोर्स इनटू इकोनॉमिक पावर हाउस, हम जो इकोनॉमिक हमारी लेबर फोर्स है वो इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकती है। ठीक है, ग्रोथ इंजन है उत्तम, जो कि ट्रांसिस्ट कर रहा है, ये याद रखना। कहाँ ग्रोथ इंजन? उत्तम प्रदेश टू बिकम उद्यम प्रदेश। कहाँ करना? उद्यम प्रदेश। आगरा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन जो है उसे रीनेम कर दिया है। कहाँ? मनकामेश्वर मंदिर। ठीक है, आगरा में जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन उसको रीनेम करके मार्क्सा मंदिर बना दिया। वो सॉरी क्या कर दिया? मनकेश्वर मंदिर। ठीक है, जो इसमें की पॉइंट्स है वो हैं कि मेट्रो सर्विस जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो एक्सटेंड कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि इनैगोरेट करेंगे 25-28 फरवरी में उन्होंने इनैगोरेट करा था, जिसमें क्या था जामा मस्जिद स्टेशन वो जो थर्ड एंड फाइनल ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, प्रायोरिटी कॉरिडोर था 6 स्टेशन से ताजमहल टू जामा मस्जिद तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजिकल स्टोरीज मनकामेश्वर मंदिर जो है वो स्टेबलाइज करा था बाय लॉर्ड शिवा ने अपने आप खुद ही करा था, जो कि द्वापर युग में व्हेन ही हैड कम टू मथुरा फॉर द दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा चाइल्ड फॉर्म, शिवा हैड स्टेड इन द साइट अवे ऑफ द मथुरा फ्रॉम कैलाश एंड वोड स्टेबलाइज द शिवलिंगा इफ ही वॉज एबल टू होल्ड कृष्णा इन हिज आर्म। ठीक है, तो उन्होंने बनाया था, बस यही है जामा मस्जिद तक कौन है? मनकेश्वरा मंदिर। ठीक है, उत्तर प्रदेश फॉर कमिटेड टू लुक इनटू फार्मर डिमांड, जो फार्मर्स की डिमांड है उसमें फिर से इन्होंने देखने का वो करा है। उत्तर प्रदेश फॉर्म्स इन्होंने एक कमेटी बनाई जो फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए, वो डिमांड का कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे, फार्मर्स हुज लैंड जो एक्वायर करी थी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, तो उस पर जो था उन्होंने स्ट्राइक करी थी, उसके लिए जो थे फार्मर्स थे नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा विलेज आर प्रोटेस्टिंग फॉर पास्ट ऑन डिमांडिंग 64% जो वो हाइक है वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि फैसिलिटीज देयर फैमिलीज परमी यूज रेजिडेंशियल प्लॉट्स कॉमर्शियल प्लॉट जो फेयर देयर चिल्ड्रन बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, इसलिए वो कि 64% हाइक कर दो, उसके लिए फैसिलिटी दो, रेजिडेंशियल प्लॉट दो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जहाँ पर वो कुछ कमा सके, और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए उन्हें अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, डिस्कशन करा फार्मर जो स्टेक होल्डर नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा सीईओ विल सपोर्ट कमिटी एड्रेसिंग फार्मिंग इश्यूज, कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट्स इन, जो कि 3 मंथ्स में कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट्स सबमिट कर देगी। चलो, उसके बाद उत्तर प्रदेश सीएसआर फंड, उत्तर प्रदेश को जो सीएसआर फंड से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने करा है। सीएसआर फंड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो टॉप 5 में है, जो कि मोस्ट ऑफ दी सीएसआर फंड कंपनी से मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि कंपनी एक्ट है 2013 सेक्शन 130 में, जिसमें कि 2% को जो है कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है उसमें वो उन्हें सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसमें कि वो सीएसआर जो है वो बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट पुअर पीपल्स के लिए यूज़ करती हैं। 2014-15 में जो था ओनली 148 करोड़ था। ठीक है, 2017 में 35 था, 21-22 में सीआर स्पेंडिंग 1300 करोड़ और अराउंड 1500 करोड़ रुपए था। कहाँ? 22-23 में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैंने बताई है, इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलेंट्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसमें करता है। ठीक है, जिन कंपनी का 1000 करोड़ उससे ज़्यादा टर्नओवर है या जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और ज़्यादा है, तो वो अपने 2% जो है उसमें यूज़ करते हैं। क्या? इन सारी चीज़ों के लिए जो कंपनीज एक्ट बना था 2003, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट एक्ट विच 1956 को जो था उसे इनैक्ट करके बनाया था कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अकॉर्डिंग जो एक बिल पास करा गया था जिसमें कि सीएसआर जो फंड्स हैं इन्हें 2% यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टू सून हैव, उत्तर प्रदेश में जल्दी 21 एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, जो कि यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री सिविल एविएशन से उन्होंने रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर पास्ट 9 ईयर्स में जो है करा है। उत्तर प्रदेश जो है इस वक्त 6 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, इस वक्त है 10 एयरपोर्ट, जिसमें से अयोध्या वाला जो नया एयरपोर्ट भी इंक्लूड करा गया, जिसमें कि 5 और एयरपोर्ट आते हैं, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, सारस्वत, चित्रकूट। ठीक है, ये तो हमने भी यार ऊपर पढ़ाई था। हाँ, इन्होंने ये सेम चीज़ ही रख दिया है, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल जेवर का एयरपोर्ट है, 1150 करोड़ रुपए मिले हैं इन्हें। ठीक है, सिविल एविएशंस के तरफ से एप्लीकेबल है, जो कि 10 साल के लिए हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि ये
2000 सिविल एविएशन जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमोशन पॉलिसी जो 2070 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, जिसमें कि नए रूट्स बनाए जाएंगे, इम्प्रूव कनेक्टिविटी करी जाएगी, ठीक है। इसके साथ जो एग्रो स्पोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट करा जाएगा कि एयर कार्गोज के हब बनाए जाएंगे, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटीज़ ये सब बनाई जाएंगी इसके आसपास ही। यूपी टू हेल्प इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन में जो है, डिफेंस प्रोडक्शन में जो है यूपी हेल्प करेगा इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, ठीक है। जिसमें कि एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो अडानी ग्रुप है वो बनाने वाला है कानपुर में, कानपुर में अडानी ग्रुप है वो डिफेंस कॉरिडोर बनाएगा, ठीक है। इसके जो सिक्स नोड्स होंगे इसमें, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू जो है वो इसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसमें बन चुके हैं, जो कि R&D करेंगे और हेल्प करेंगे इसे बनाने के लिए। अनाउंस करा है 46 ईयर्स ऑफ डी स्टेबलाइज, तो 46 साल हो गए नोएडा को बने हुए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज करा न्यू इंडस्ट्रियल सिटी इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे कि नोएडा 46 साल हुए, इसके साथ ही उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ उसी बेस पे बनाया। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसा नोएडा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा बनाया था 46 साल पे, ऐसी बुंदेलखंड भी बनाया हुआ है। डिफेंस के जो यूपी कॉरिडोर है वो भी हमने पढ़े थे, जिसमें कि अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ होकर पड़ेगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी नोडल एजेंसी है इसकी, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंड एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है यहाँ बनेंगे, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर भाई अभी तो पढ़े थे डिफेंस कॉरिडोर हमने ऊपर ही, सेम ही न्यूज़ है यहाँ भी। डिफेंस कॉरिडोर रेफर्स एक रूट होता है जो कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटू आर्ट, जो कि एक ही लाइन में होती हैं, एक ही जगह होती हैं, जो कि डिफेंस कैपेबिलिटी और डिफेंस के लिए जो कि काम कर रही होती हैं। ये मेक इन इंडिया के लिए भी अच्छा है, ये रिड्यूस करेगा हमारे इंपोर्ट्स को और प्रमोट करेगा हमारे एक्सपोर्ट्स को, जो हमारी डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं जो हमारी आर्मी की हैं वो हम यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, MSME स्टार्टअप, ये यहाँ पर जो इनका मैप दिया हुआ है, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से चित्रकूट और यह झांसी, ये हमारा एक कॉरिडोर है जो कि डिफेंस कॉरिडोर हमारा बना है, ठीक है। तो ये हमारे ख़त्म हो गया है हमारा करंट अफेयर फरवरी का। चलिए बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रीलिम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। जो 4 बार के जो हमारे DGP हैं, ये दूसरे पेन से कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुको जरा, इसमें कौन सा कलर लिया जाए अभी बताओ, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ओके चलो ठीक है। प्रशांत कुमार बने हमारे कौन से एक्टिंग DGP, जो कि 4 बार लगातार बने, 4 बार लगातार कौन बने, प्रशांत की। तो उसके बाद ये दी इसकी फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर है, ठीक है। ये कहाँ बना है हमारा, नोएडा में। तो इस वाले कॉरिडोर के अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्ट, लॉजिस्टिक पार्ट एंड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, जो बूस्ट डामर रेडिएशन से फैसिलिटी कहाँ है, ये सब के सब ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। दूसरा होगा जो फायर्स के लिए, जो फॉरेस्ट फायर्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसमें पढ़ना कोई इनिशिएटिव, बस इसमें एक ही पॉइंट याद कर लेना कि फॉरेस्ट फायर सेफ्टी वीक हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी तक, और इसके लिए हमने एक वो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटिव पब्लिक, जो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर बनाया था फॉरेस्ट, जो इसका डिपार्टमेंट का जो हेड था वो लखनऊ में है। बस एक पाकिस्तानी जो था पाकिस्तान मोल पकड़ा गया था रशियन एम्बेसी मॉस्को में, जिसका नाम क्या था, सत्येंद्र सिवाल था, जो कि इंडिया के सीक्रेट बेच रहा था। और ये यूपी के हापुड़ जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ का रहने वाला था, जिसने सीक्रेट्स पाकिस्तान की ISI को बेचे थे। इससे पहले 14 साल पहले भी एक इंडियन एम्प्लॉय पकड़ा गया था जिसका नाम था माधुरी गुप्ता, जो कि IFS ऑफिसर्स थी, और वो भी कहाँ थी, ISI आपके उसमें थी, कहाँ पे थी, जो उसमें थी इस्लामाबाद में थी, जो जहाँ पर कि ISI ने इससे कॉन्ट्रैक्ट करा, उसे बना ली, जिससे वो 2021 में मर गई, उसे बाद में इसे जेल भी हुई थी। जो यूपी का जो बजट था 2024 में अनाउंस हुआ था, 7,36,000 करोड़ का बजट था, जिसमें कि 5,32,000 करोड़ हमारा रिवेन्यू अकाउंट था और 2,03,000 करोड़ रुपए हमारा कैपिटल अकाउंट था, जिसमें कि हमारा 15,000 करोड़ रुपए हमारा डेफिसिट था। इसमें 200 करोड़ रुपए हमारे एग्रीकल्चर सोशल डेवलपमेंट स्कीम के लिए गए हैं, 200 करोड़ गए हैं बैंक असिस्ट यूपी एग्रीकल्चर स्कीम के लिए, और 60 करोड़ गए हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है।
उसके अलावा जो 500 रुपये और 1000 रुपये पर मंथ मिलते थे वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे, 500 से 1000 रुपये अब देगी गवर्नमेंट। डिस्क्यूट वोमेंस पेंशंस, और ये जो पेंशन थी ये 18 साल से ऊपर की लड़कियों को मिलती है, जो कि वोमेंस विडो हो या फिर डेजर्टी और डिस्ट्यूटेड वोमेन हो जो कि 18 साल से ऊपर की है। ठीक है, तो इसके लिए कितने, जो कि बजट में था, जो कि 6,90,000 जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलेंगे। एलोकेशन है 32,732 करोड़ का न्यू स्कीम्स में। ठीक है, बजट 23-24 में 6,19,000 का, जो जिसमें कि दो तो 23-24 का बजट था 6,90,000, जिसमें कि इतना था। ठीक है, और जो इसकी जो वो है आपकी 31,28,000 वोमेन्स है जिनकी बेनिफिशियल मिल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1150 करोड़ रुपए हुए हैं न्यू उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए। यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना है जिन्होंने कि ये बजट पास करा है। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत जो सिविल एविएशन प्रमोटिंग कर रही है पॉलिसी, जो स्टेट गवर्नमेंट की वो प्रमोट हो रही है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है हमारा अयोध्या में, जिसमें कि 150 करोड़ रुपए बने हैं ताकि इसकी कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाया जा सके और एक्सपेंशन भी करा जा सके, बहुत सारी लैंड एक्विजिशन करा जा सके। उड़े देश का आम नागरिक ये उड़ान की स्कीम थी जो 2016 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट करी थी, ताकि बहुत कम पैसों में जो नॉर्मल जो आम नागरिक है वो भी उड़ सके। ठीक है, उसके बाद जो एक एरो सिटी मिलेगी लखनऊ को, जिसमें कि 1500 एकड़ की एरो सिटी है मिलेगी, जैसे कि एरो सिटी आप हैदराबाद और दिल्ली में देखते हैं, ऐसी लखनऊ में भी एरो सिटी बनाते हैं जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं उनके पास, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है जो भी इसके साथ कनेक्ट होगा, और 104 किलोमीटर का आउटर रिंग बना जाएगा जो कि प्रपोज्ड है एरो सिटी में। सेम जो एरो सिटी है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो है वहाँ पे भी बनेगी, जो कि 172 एकड़ में होगी कम से कम। ठीक है, जो इसमें जो है रिपोर्ट करा गया है कि इस एयरो सिटी में जो हिंदुजा ग्रुप जो है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जाना जाता है वो भी अपना प्लांट बहुत जल्दी जैसे यहाँ पे लगाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो यूपी है उसमें 21 एयरपोर्ट्स होंगे, टू हैव 21 एयरपोर्ट, जो कि किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा होंगे, जिसमें से कि ये एक जो एयरपोर्ट है वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है जेवर में, जो कि 1150 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा है, जिसमें 24-25 में 1150 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट करा हुआ है। ठीक है, 2014 में हमारे पास सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स थे। इस वक्त जो हमारे रनिंग में 10 एयरपोर्ट है, जो सबसे न्यूली है वो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो अयोध्या में इनोग्रेट करा था वो है। इसके अलावा 5 और एयरपोर्ट्स आने वाले हैं आपके आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, सारस्वती, चित्रकूट में। ठीक है, इसके बाद और भी हैं जो कि एयरपोर्ट अयोध्या, कुशीनगर। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हमारे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी, और एक अभी जेवर में हमारा बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या रिवेन्यू रेसिप्ट्स है, जो पंचायती राज है, जो यूपी का जो पंचायती राज है उसमें सबसे ज़्यादा रिवेन्यू रेसिप्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करें, जिसमें कि 2.5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पंचायती राज से आ रहा है यूपी में, और सबसे कम आता है आंध्र प्रदेश में 0.1%। ठीक है, पंचायती राज जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग स्टेबलाइजमेंट हुआ था, जो कि 3 टायर लेवल जो वो यूपी फॉलो करता है, जिसमें ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक काउंसिल पे, फिर जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो यूपी में टोटल 59,062 पंचायत हैं, 826 ब्लॉक्स हैं और 75 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो यूपी में जो मेजर सोलर हब आने हैं, जो सिटी है सबसे पहले जो सोलर सिटी है वो है हमारी अयोध्या एंड वाराणसी। गवर्नमेंट की जो फर्स्ट सोलर सिटी वो अयोध्या को बनाया गया है। ठीक है, और इसमें 17 सिटी जो हैं उन्हें भी जल्दी ही सोलर सिटी बना दिया जाएगा, जिसमें कि 14 मेगावाट सोलर एनर्जी वो पहले से प्रोड्यूस होती है अयोध्या में, और जबकि 40 मेगावाट का जो हमारा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो पहले ही लग चुकी है और वो बस स्टार्ट होने के लिए तैयार है। ठीक है, जिसमें कि अयोध्या में 2500 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट जो वो लगाई गई हैं, साथ ही जो सोलर बोर्ड्स हैं उनका भी इनोग्रेशन हो गया है। साथ ही जो गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स होंगी उनके रूफ पर सब पर सोलर प्लांट्स लगा दिए जाएंगे। वाराणसी जो है इंस्टॉलेशन, वाराणसी में पहले ही 25,000 रूफटॉप सोलर जो है वो पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो कि सोलर इनोवेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। उसके साथ ही 10 लाख के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में आने वाले। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें कि 10 लाख के MOU साइन हुए, जो कि 14,000 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, जिसके बच्चे से 33 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है।
ठीक है, ये हमारी फोर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। ठीक है, सबसे बड़ी थी अब तक की, जिसमें कि 52% जो इसमें से जो प्रोजेक्ट हैं वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आएंगे, 29% के जो एमयूज हैं वो ईस्टर्न और पूर्वांचल रीजन में आएंगे, 14% मध्यांचल और 5% बुंदेलखंड में आने। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज हुई थी लखनऊ में फरवरी में 2023 में। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर बिल जो वो पास कराया। अब से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी एस्केलेटर बिल नहीं था, जबकि लिफ्ट बिल था महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, हरियाणा, इनमें था लिफ्ट्स के बिल, पर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बिल नहीं था। इस बिल के जो है, जो कि आपको हर 5 साल में जो अपना आपका जो वो होगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1 साल की जेल और 1500 रुपये का 1000 तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है, लिफ्ट एलोग्रेट ऑप्टेन कराटा इम्पोज बिल फेल टू गेट रिपेयर डोंट बिल, क्योंकि ये रिपेयर नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, जिसकी वजह से कि बहुत सारे वो क्या थे, बढ़ते जा रहे थे, हादसे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है सिग्निफिकेंट सर्च जो है इन्वेस्टमेंट का वो यूपी में बढ़ा है, जिसमें कि भूमि पूजन कराया था 10,11,000 और करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, जिसमें कि, और ये जो इनोग्रेशन हुआ था वो हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ है, हमारे लखनऊ में 19 से 21 फरवरी में। ठीक है, और कुछ नहीं है भाई इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो एग्जीबिशन था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचरिंग करी गई थी, जो कि एक स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी है, ETZ जूरिच यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये याद कर लेना, ETZ यूनिवर्सिटी। जो फिल्म प्रोजेक्ट है वो ओवर 230 एकड़ में बढ़ेगा, 1500 करोड़ रुपए इसकी ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। ठीक है, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर का डिफेंस कॉरिडोर प्रोडक्शन बन रहा है हापुड़ में, जो कि ब्रह्मोस एयर स्पेस टाटा टेक्नोलॉजी और अडानी डिफेंस जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया, लगभग 24,510 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 41,667 जॉब्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा, ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा। और डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में 34 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है 3585 करोड़ में, जो कि अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ के आसपास जो ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ IIT कानपुर और IIT वाराणसी में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में वर्क करेंगे, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज को के फील्ड में होगा, जो कि मेजर हब बनाएंगे, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे इंडिया को। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर है 2008 में इनोग्रेट करा था, और जो इसकी नोडल एजेंसी एग्जीक्यूट करने की वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट ड्राइव ये तो वही है, जी ग्राउंड ब्रेकिंग ड्राइव हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है 15% ऑफ द प्रपोज सैलरी अनाउंसिंग 1.5 लाख करोड़ रुपए अनाउंसमेंट कराता है। इसमें मेगा प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड टाउनशिप चंडोली में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चंडोली और मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स जो हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ग्रीन इंडस्ट्री हब इस पे, जिसमें ग्रीन इंडस्ट्री बनेगी, EV बैटरी, सोलर, बायोफ्यूल पंप है ये होंगे। और इसमें कोई लोकेशन दी हुई है क्या, हाँ, इसमें कि 8 प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुए हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चिंदौली में कैपेसिटी लगाएंगी लगभग 13,250 की। ठीक है, 7 फ्राइट स्मार्ट सिटी जो है इसमें बनाई जाएंगी। ठीक है, यूपी जो है वो अलोन कंज्यूम करता है 1/5 टारगेट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, यूपी में आता है। इसमें कि सेटअप होगा बायोगैस प्लांट और डीजल और इथेनॉल प्लांट बनेंगे, जिसके लिए कि सिंगल विंडो अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, बस यही बहुत है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। ग्रे हाइड्रोजन, बिलो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, 3 टाइप की हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, PM टू ले फाउंडेशन जो कल की धाम टेम्पल है वो कहाँ है, संबल डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने उसको करा है, क्या करा, फाउंडेशन डाली है, कल की धाम टेम्पल, संबल डिस्ट्रिक्ट, बस इतना याद कर लो और करने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं 9,000 किलोमीटर के वो होते हैं, और ये जो हमारे ठंडा स्ट्रॉम्स लेकर आते हैं या बारिश आते हैं, सिनोफॉल्स लेकर आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेकर आते हैं कहाँ, हमारे यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स में। ठीक है, मॉडरेट रेन, ठंडा स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो आते हैं इसकी वजह से आते हैं। IMD के बारे में अलग से पढ़ जाना। और ये उत्तर प्रदेश में एक और हुई थी, दी एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट स्कीम थी 1968 में, जो कि
स्ट्राइक्स को बैन कर सकते हैं। ठीक है, जो फार्मर्स की ऑन गोइंग स्ट्राइक्स थी उसे बैन करा गया था। और ये कौन से फार्मर्स थे, कहाँ के थे, क्या कर रहे थे, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, जो कि नोएडा में भी था। और कोविड 2019 में इन्होंने फिर मई में लगाया था, उसके बाद इन्होंने फिर से लगा दिया। अगर कोई भी इस ऑन गोइंग फार्मिंग स्ट्राइक को नहीं मानता है, इस स्ट्राइक का वोलेट करता है, तो उसे 1 साल तक के लिए जेल या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स मोर, जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा 4 टाइम मोर FDI आए हैं 2019-23 में एज कम्पेयर टू 2000 से 70, जो 17 साल में आए थे, वो पिछले 4 साल में उससे ज़्यादा आ गया है। ठीक है, पहले बीमारू स्टेट कहा जाता है, बीमारू स्टेट से बाहर है। बीमारू स्टेट कौन से थे हमारे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में अब ज़्यादा तरक्की आ रही है। जैसे कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था पहले, अब नहीं है। पुअर गवर्नेंस था, गवर्नेंस अच्छा हो गया। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, भाई देखो वो तो अब भी है, बट कुछ तो सुधरा ही है ना। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं FDI के, जिसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑटो इंडस्ट्री। यूपी जो है वो की तरह इमर्ज कर रहा है इंडिया का। ठीक है, उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बढ़ रहा है। ठीक है, 55% जो कंट्री के एक्सप्रेस वे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 55% दी कंट्रीज एक्सप्रेस वे एंड ऑल्सो दी हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स वो भी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एम्बिशन गोल है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना बहुत जल्दी, जिसमें कि 7 लाख तो बन ही गया है, और बस थोड़ा सा और चाहिए तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, तो इसे अचीव करने के लिए इंडस्ट्रीज, एसिलेट ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा वर्क कर रहा है। जो इसके बाद अगली न्यूज़ है, जो आगरा का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है उसे रीनेम करके मनकाश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। और मनकाश्वर मंदिर जो शिव का मंदिर, जो कि खुद शिव ने बनाया था। ठीक है, फॉर्म्स कमिटी टू लुक इनटू, जो फार्मर्स हैं वो अपनी एक कमेटी डिफरेंट वो करी है, इन्होंने कमेटी बनाई है। जो फार्मर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि नोएडा के, जो ग्रेटर नोएडा के जो फार्मर्स है जिनकी ज़मीनें